हेलो। वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों। मैं दिलशाद आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम डाइट पे। ठीक है। तो आज हम लोग फिर से आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं सीजीएल एंड एमटीएस के लिए जीके जीएस का एक मॉक फॉर्मेट में एक टेस्ट जैसा प्रैक्टिस सेट। ठीक है। और ये क्लास आपको डेली मंडे टू फ्राइडे 4 PM पे आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। इसके लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा डिले नहीं करते हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट हमेशा की तरह कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर दो। ये बिल्कुल फ्री होता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये बिल्कुल फ्री होता है। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर देना। आपके लाइक करने से हमें क्या मिलता है? कुछ नहीं, बस मोटिवेशन आ जाता है ऐसी सच क्लासेस को लाने के लिए। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का। रोशन कुमारी, शोभना नारायण, माया राव एंड कुमुदनी लखिया आर एमिनेंट ऑफ डैश आर्टिस्ट। रोशन कुमारी, शोभना नारायण, माया राव और कुमुदनी लखिया प्रमुख डैश के कलाकार हैं। किसके कलाकार हैं बताइए? ये आपके कलाकार हैं कथक के, कुचिपुड़ी के, ओडिसी के या मणिपुरी के। ठीक है। इसको जानने से पहले आप लोगों को पता होगा कि ये सब जो है एग्जाम्पल्स है किसका? ये है आपका क्लासिकल डांस, है ना? ये तो पता होगा क्लासिकल डांस। तो क्लासिकल डांस है कितना? क्लासिकल डांस 8 है। तो उन्हीं में से 8 यहाँ 4 लिखा हुआ है, बाकी 4 नहीं लिखा हुआ है। और उसमें पूछा है कि ये जो है आपका रोशन कुमारी, शोभना नारायण, माया राव और कुमुदिनी लाकिया जो है किसके आर्टिस्ट है, किसके एमिनेंट आर्टिस्ट है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा कथक का। ठीक है। और कथक है कहाँ का? इसको हम लोग देख लेते हैं। कथक जो है ये अपना उत्तर प्रदेश दैट इज यूपी का है। कथक कहाँ का एक क्लासिकल डांस है? तो यूपी का है। और हम लोग कुछ कुछ देख लेते हैं इसके एक्सपोनेंट्स को। ठीक है। तो देखो कथक के जो एक्सपोनेंट होंगे ना, जिसके भी लास्ट में महाराज लगा रहेगा, जिसके भी लास्ट में आपको महाराज देखने को मिल जाएगा, जैसे कि बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, सूरत देव महाराज, ये सारे के सारे आपके कथक से ही संबंधित है। मैं लिख देता हूँ एक बार। आप बिरजू महाराज, उनके लिखने में टाइम हो जाता है। बिरजू महाराज, फिर आपका हो गया एक लच्छू महाराज, फिर आपका अच्छन महाराज, अच्छन महाराज, फिर सूरत देव महाराज, सूरत देव महाराज। ये सारे के सारे जो अगर लास्ट में महाराज देखने को मिल जाए ना, तो समझ लेना कि वो आपका कहाँ से संबंध रखते हैं? वो आपका कथक से संबंधित है। ठीक है। और इसमें कुछ कुछ फेमस फेमस नाम है, जैसे कि एक हो गया सितारा देवी, बहुत बड़ा नाम है ये, सितारा देवी। ये भी आपका एक्सपोनेंट है कथक के ही। एक है आपका शोभना नारायण, है ना? शोभना नारायण, ये भी आपके जो है कथक से संबंधित है। अच्छा, शोभना नारायण जो है ये सबसे कम उम्र में इसको पद्मश्री मिला था। सबसे कम उम्र में इसको पद्मश्री मिला है। और पद्मश्री मिला कब है? 1992 में। इसको ध्यान रखना कि शोभना नारायण जो है आपका कथक से संबंधित है और इसको पद्मश्री मिला है सबसे कम उम्र में। कब? 1992 में। और कुछ कुछ नाम याद रखना आप लोग। नारायण प्रसाद, ये वही सारे नाम है जो एग्जाम में आए गए हैं। ठीक है। नारायण प्रसाद आपका, फिर एक हो गया कालिका प्रसाद, एक हो गया आपका नारायण प्रसाद, एक हो गया कालिका प्रसाद। और एक नाम, लास्ट नाम याद रख लेना आप लोग। वैसे नाम तो बहुत सारे हैं, रात रखने को रख सकते हो। मालविका सरकार, मालविका सरकार, ये सारे के सारे जो है एक्सपोनेंट है आपके कथक के। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द एम ऑफ आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 का उद्देश्य क्या है? टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। देश के पर्यावरण की रक्षा करना और उसे सुधारना और देश के वन्य जीवों और वनों की रक्षा करना। To separate judiciary from the executive in the public services of the state, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना।
फिर अगला है टू प्रोटेक्ट एवरी मोन्यूमेंट और प्लेस ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट, हर स्मारक या कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के स्थान की रक्षा करना। एंड द लास्ट वन है टू सिक्योर फॉर द सिटीजन यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना। तो आर्टिकल आपका 44 जो है वो आपका यूसीसी से ही संबंधित है, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड से ही संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। और देखो यहाँ पे क्वेश्चन बनाए डीपीएसपी से, ये आर्टिकल जो है डीपीएसपी में कहाँ से कहाँ तक है आपका अनुच्छेद है आपका आर्टिकल 36 से 51 तक, आर्टिकल 36 से 41 तक आपका डीपीएसपी में है। और ये क्वेश्चन आर्टिकल 44 से है, मतलब ये जो आर्टिकल है किसके अंदर आता है? डीपीएसपी के अंदर आता है। और ठीक है, डीपीएसपी के अंदर आया। और क्या, हाँ, और ये डीपीएसपी जो है हम लोग लिए कहाँ से है? तो ये हम लोग लिए हैं आयरलैंड से। कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं। अच्छा, ये लिखा गया है आर्टिकल 37 में, क्या लिखा गया है कि ये जो होगा आपका जो होता है डीपीएसपी जो होता है वो नॉन जस्टिसेबल होता है, नॉन जस्टिसेबल होता है। जैसे कि आपका फंडामेंटल राइट जो है वो जस्टिसेबल होता है, अगर आपका फंडामेंटल राइट कोई हनन करता है तो आप उसके लिए कोर्ट जा सकते हो। लेकिन अगर डीपीएसपी जो है वो नॉन जस्टिसेबल होता है, मतलब आप इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते हो। ठीक है। और एक आर्टिकल याद रखना डीपीएसपी में ही है, आर्टिकल 14, जो कि फॉर्मेशन ऑफ पंचायत के बारे में बताता है, इसमें पंचायत के बारे में लिखा गया है, इसको भी आप लोग याद रखना। ठीक है। और एक लास्ट आर्टिकल आप लोग ध्यान रखिएगा, वो है आपका आर्टिकल नंबर 46। इसमें क्या है? इसमें SC ST के बारे में लिखा गया है। ठीक है, SC ST के बारे में आर्टिकल 46, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले बढ़ते हैं, मतलब SC ST के बारे में क्या लिखा है ये भी थोड़ा बता देता हूँ। इसमें SC ST के एजुकेशनल, मतलब बोला गया है कि इसको एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट थोड़ा स्पेशल केयर मिलना चाहिए इसको, SC ST को स्पेशल केयर दो ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। और भी जो हमारे बैकवर्ड क्लासेस हैं, रिकर सेक्शन है, उनको भी थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दो, ऐसा बोला गया है स्टेट को। बेसिकली जीपीएसपी जो होता है ना वो स्टेट के लिए होता है कि कैसे कैसे आपको काम करना है। अगला है 53 में द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर विच इज अ पार्ट ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज लिंक्स विच टू सिटीज ऑफ इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग। पूर्व पश्चिम गलियारे जो स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का हिस्सा है, भारत के निम्नलिखित में से किन दो शहरों को जोड़ता है? सिलचर एंड पोरबंदर, जयपुर एंड गंगटोक, गांधीनगर एंड सिलचर, या अहमदनगर एंड इम्फाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है वो जोड़ता है आपका गांधीनगर एंड सिलचर को। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है जोड़ता है गांधीनगर एंड सिलचर को। थोड़ा सा फोकस कर दें गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज पे। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जैसे नाम से पता चल रहा है, क्वाड्र मतलब क्या होता है? चार होता है। ये किसी ना किसी चार सिटीज को जोड़ेगा। वो चार सिटीज कौन कौन सा है? एक तो आपका न्यू दिल्ली है, ठीक है, एक न्यू दिल्ली हो गया। दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया मुंबई, और चेन्नई एंड कोलकाता। ये चार सिटीज के बीच में ये चार सिटीज को जोड़ने का काम करता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। अच्छा, इसको स्टार्ट किसने किया था? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का जो इनाग्रेशन है वो किसने किया था? ये उस टाइम के पीएम थे हमारे, कौन? पीएम थे अटल, हिंदी में लिख देता हूँ आसान होगा, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। कब? 1999 में, 1999 में किया था। अच्छा, एक चीज और बता दो, हाईवे से क्वेश्चन बना है तो आप लोग बता दो कि लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया, इंडिया का लॉन्गेस्ट, क्या लिख रहा हूँ, इंडिया का लॉन्गेस्ट हाईवे क्या है? सॉरी, इंडिया के लॉन्गेस्ट हाईवे का नाम क्या है?
तो ये है आपका नेशनल हाईवे 44, ये इंडिया का लॉन्गेस्ट हाईवे है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, द ब्रिक टेम्पल ऑफ भीतरगांव इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? भीतरगांव का ईंट का मंदिर किस राज्य में स्थित है? झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? तो इसका आंसर हो जाएगा ये भीतरगांव, ब्रिक टेम्पल ऑफ भीतरगांव जो है ये सिचुएटेड है आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है। अच्छा, जितने भी इम्पोर्टेंट टेम्पल है ना, जितने भी इम्पोर्टेंट टेम्पल है उनका एक टाइप से क्या बोलूंगा, नोट्स, या मतलब नोट्स का एक फोटो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो वहां से जुड़ जाना। बाकी अभी के लिए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश से कौन कौन सा टेम्पल जो कि इम्पोर्टेंट है। तो एक तो हो गया आपका काशी विश्वनाथ मंदिर, जो भी उत्तर प्रदेश के इम्पोर्टेंट टेम्पल्स है उसको हम लोग देख लेते हैं। एक काशी विश्वनाथ हो गया, फिर एक हो गया दशाश, क्या बोलते हैं मैं लिख देता हूँ, दशाश्वमेध मंदिर, सॉरी दशाश्वमेध घाट मंदिर नाम है इसका। ठीक है, और आपका हो गया एक रंगजी मंदिर, ये भी आपका यूपी में ही पड़ता है, रंगजी मंदिर। फिर एक हो गया भारतमती मंदिर, भारतमती मंदिर, और एक शाहजी मंदिर, फिर एक हो गया कांके बिहारी मंदिर। और भी है लेकिन मेरे हिसाब से इतना इम्पोर्टेंट, इतना याद रखना काफी है, क्योंकि देखो स्टैटिक जीके में फैक्ट खत्म नहीं होते हैं। तो जो जो ज्यादा पूछे जाते हैं, जो जो ज्यादा रिपीट होते हैं, उन्हीं को याद रखो, नहीं तो बहुत सारा हो जाता है। बाकी आप लोग अगर याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर है। अगला है आर्टिकल 149 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, संविधान का अनुच्छेद 149 डैश से संबंधित है। तो 149 तो वैसे अच्छा आपको याद है, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये किस आर्टिकल में मेंशन है? ये आपका मेंशन है आर्टिकल 148 में। ठीक है, और हम लोग कैग के बारे में क्या क्या हम लोग को ध्यान रखना होता है कि ये एक चीज ध्यान रखो, कैग जो होता है वो हाईएस्ट, या ये होते हैं हाईएस्ट ऑफिसर, किसके लिए? जो कि ऑडिट करते हैं, हाईएस्ट ऑफिसर होते हैं जो कि ऑडिट करते हैं, देखा जोखा करते हैं किस चीज का? इनकम एंड एक्सपेंसेस का, इनकम एंड एक्सपेंसेस का। ठीक है, और क्या क्या ध्यान रखना है इसके बारे में, क्या के बारे में? इसको अपॉइंट कौन करता है? इसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। इसका टर्म मतलब कार्यकाल कितना होता है? इसका टर्म होता है या तो 6 साल हो जाए या फिर 65 साल का हो जाए, ये इसका कार्यकाल हो गया। और इसके बारे में ध्यान रखना है क्या, ये रिजाइन किसको करेंगे? अपना रेजिग्नेशन लेटर जो है, ये अगेन अपना रेजिग्नेशन लेटर भी प्रेसिडेंट को ही देते हैं, प्रेसिडेंट को ही। सॉरी मैं यहाँ नहीं लिखा था, मुझे यहाँ लिखना था रेजिग्नेशन लेटर। ये अपना रेजिग्नेशन लेटर जो है प्रेसिडेंट को ही देते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 149 डैश से संबंधित है। द अपॉइंटमेंट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये तो आपका यहाँ पे नहीं है। द टर्म ऑफ द ऑफिस एंड द ऑडिटर जनरल, मुझे ये भी नहीं है। द ड्यूटीज एंड पावर ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ड्यूटीज एंड पावर ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यही है इसमें, आर्टिकल 149 में। 55 का आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, 55 का आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 3 है। ये 149 में क्या लिखा हुआ है? द ड्यूटीज एंड पावर ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियां, ये आर्टिकल 149 में लिखा गया है। अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द को ऑथर्स ऑफ द बुक क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड, निम्नलिखित में से द क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड पुस्तक के सह लेखकों में से एक है। कौन? हर्षवर्धन कपूर, आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव या नवाजुद्दीन सिद्दीकी? तो इसका आंसर हो जाएगा आयुष्मान खुराना। अब हर्षवर्धन से मुझे एक याद आ रहा है, लिखता हूँ हर्षवर्धन, इसका यही स्पेलिंग है ना, हिंदी में भी, सॉरी इंग्लिश में लिख देता हूँ मैं, हर्षवर्धन। अब हर्षवर्धन ने कुछ कुछ फेमस बुक्स लिखे हैं, आइए उन सब बुक्स को देख लेते हैं। एक तो आपका नागनंदनी है ना, सॉरी नागनंदनी है, नागनंद,
और कौन कौन सा बुक है, एक आपका प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी, ये भी बुक इन्हीं का है। और एक बुक याद रख लेना इसका, रत्नावली, हर्षवर्धन का, ठीक है, रत्नावली। बस आप लोग इतना ही इसमें याद रखो हर्षवर्धन से रिलेटेड, ठीक है। ये हर्षवर्धन कपूर नहीं है, सिर्फ हर्षवर्धन के बारे में बता रहा हूँ। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स वाज फाउंडेड इन बंगाल, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन बंगाल में स्थापित किया गया? प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज, रामकृष्ण मिशन या आर्य समाज? तो कौन सा जो है आपका बंगाल में फाउंड किया गया था, का नाम था रामकृष्ण मिशन। क्या नाम था? रामकृष्ण मिशन। अच्छा, आर्य समाज से बात करते थोड़ा सा देख लेते हैं। आर्य समाज का फाउंडेशन, फॉर्मेशन कब हुआ था? 1875 में हुआ था, 1875 में। और किसने किया था? आर्य समाज का फॉर्मेशन जो है वो किया था आपका दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, ठीक है। और क्या, एक तो इसको याद रख लेना है, एक आपको याद रखना है ब्रह्म समाज, ब्रह्मो समाज, ये सब एग्जाम में आता है मोस्ट, बहुत ज्यादा रिपीट करता है, तो वो हम लोग देख लेते हैं एक बार। ब्रह्मो समाज का जो फॉर्मेशन हुआ था ये बना था 1828 में, और बनाया था आपका राजा राम मोहन रॉय ने, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि 1814 में एक बना था आत्मीय सभा, ठीक है। 1814 में एक बना था आपका आत्मीय सभा, ये भी अगेन किसने बनाया था? ये बनाया था भाई राजा राम मोहन रॉय ने। अच्छा, इसको जो है ना, इस आत्मीय सभा को बोलते हैं प्रीकर्सर ऑफ ब्रह्म समाज बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना। इसको क्या बोलते हैं? प्रीकर्सर ऑफ ब्रह्म समाज। और उसके बाद 1828 में क्या हुआ? 1828 में ब्रह्म सभा जो था, ठीक है, 1828 में ब्रह्म सभा का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? ब्रह्म समाज नाम बदल दिया गया इसका। ये 1828 में हुआ। और हम लोग इसके अंदर क्या क्या देख सकते हैं, और ध्यान रखना, एक एक तो बना था आपका 1839 में, तत्व बोधिनी सभा करके नाम था, ठीक है। क्या नाम था? लिख रहा हूं मैं, तत्व बोधिनी सभा, तत्व बोधिनी सभा बना था आपका 1839 में। ये बनाया था आपका किसने? देवेंद्र नाथ टैगोर ने, देवेंद्र नाथ टैगोर ने। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, डीबी टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्व बोधिनी सभा बनाया था आपका 1839 में। बाद में ये जाके है ना मर्ज हो गया था आपका ब्रह्म समाज से, बाद में जाके फिर से ब्रह्म समाज से जाके मिल गया। और आगे में फिर क्या हुआ, ब्रह्म समाज जो है, आगे में ब्रह्म समाज जो टूट गया दो पार्ट में, एक तो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, और एक बन गया आपका आदि ब्रह्म समाज। ये जो बनाया था, ये बनाया था आपका केशव चंद्र ने, केशव चंद्र ने। मतलब ब्रह्म समाज ही दो टाइप में टूट गया, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया एंड आदि ब्रह्म समाज में। और इसके ये बना था आपका इसने देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने, देवेंद्र नाथ टैगोर। मतलब दोनों के प्रिंसिपल पहले सेम ही थे, तो इसलिए तत्व बोधिनी सभा जो ब्रह्म समाज में सभा में मिल गया। फिर क्या हुआ ना, ये कुछ कुछ हुआ होगा आई थिंक, तो जिसके कारण फिर ये अलग हो गया ब्रह्म समाज। ये तत्व बोधिनी सभा और ब्रह्म समाज मिला था, फिर अलग हो गया, दो पार्ट में बढ़ गया, एक ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया एंड आदि ब्रह्म समाज में। देवेंद्र नाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज बना लिया, और केशव चंद्र सेन ने आपका ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया बना लिया, ठीक है। इतना आपको यहाँ से ध्यान रखना है, ये सारे के सारे पूछे गए हैं आपका प्रीवियस ईयर में, ठीक है। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेजर द टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड विद अ कंट्री। निम्नलिखित में से किसका उपयोग किसी देश के भीतर एक विशिष्ट अवधि के दौरान मूल्यह्रास सहित अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन को मापने के लिए किया जाता है? यहाँ पे चला गया इकोनॉमिक्स थोड़ा डीप में, तो मुझे इसका आंसर आपको इसको समझाने के लिए इकोनॉमिक्स थोड़ा बताना होगा मार्केट के बारे में।
ठीक है, तो आई थिंक आज क्लास तो थोड़ा लंबा हो रहा है, किसी दिन और किसी अगले दिन बता दूंगा। इसका आंसर फिलहाल के लिए आप लोग मार्क कर लो, जीडीपी होता है। या फिर आप लोग खुद से ही, ये टॉपिक थोड़ा सा लेंथी टाइप का है, ठीक है ना, तो आप लोग एक बार इसको पढ़ के आइएगा, जीडीपी एनएनपी के बारे में खुद से यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, क्योंकि ये ऐसे तुक्का लगाने से नहीं होता, इसको समझना पड़ता है, अच्छा खासा टाइम लगता है इसको समझने में। इसको समझने के लिए ना आपको थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए इकोनॉमिक्स के बारे में। तो अगर आपके अंदर वो है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी नहीं है तो थोड़ा सा डेवलप कर लो, थोड़ा सा हाथ पैर मारो और जाके आ, इसके बारे में पढ़ो एक बार यूट्यूब पे, ठीक है। आई थिंक कि 1 आवर का लेक्चर होगा शायद, 1 घंटा में तो एक्सप्लेन कर सकता है इसको कोई, हाँ 1 घंटा में एक्सप्लेन कर लेगा कोई ना कोई। मैं आपको जो है एक लिंक अगर होगा तो टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा इसके लिए, नहीं तो फिर किसी दिन मैं ही एक दिन आ जाऊंगा स्पेशल इसको लेके। बाकी आगे देखते हैं, फिलहाल इसका आंसर ये रखते हैं क्योंकि क्लास थोड़ा लंबा हो जाएगा। अगला है फीफा यू अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 मैचेस वर नॉट हेल्ड इन विच स्टेट। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के मैच किस राज्य में आयोजित नहीं हुए थे? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा या उड़ीसा? कहाँ आयोजित नहीं हुआ था? ये आपका गुजरात इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 आयोजित नहीं हुआ था, ठीक है। अगला देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द 7 मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट विच इज डिराइव फ्रॉम द मेडिवल लैटिन वर्ड गैलियम। पृथ्वी के पपड़ी में पाया जाने वाला 7वां सबसे प्रचुर मात्रा में धातु, जिसका नाम मध्ययुगीन लैटिन शब्द गैलियम से लिया गया है। ओवरऑल क्वेश्चन पूछा है कि गैलियम से, इसको ध्यान रखो, गैलियम जो है, अरे कैसे बताऊं मैं, पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, क्या होता है, ठीक है, और ये यहाँ से कैलियम से लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि पोटेशियम। बाकी थोड़ा सा यहाँ जिक्र हुआ है अर्थ क्रस्ट के बारे में, तो थोड़ा सा हम लोग उसको देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इस पे हम लोग फोकस मारते हैं। ये आपका होता है क्या, ये होता है आपका क्रस्ट, ये होता है मेंटल, ये होता है कोर, ठीक है। इससे पहले मुझे याद है कि एक पूछा गया था कि आपका जो अर्थ क्रस्ट होता है, यहाँ पे अर्थ का जो बना होता है, इसमें कौन कौन सा, जैसे ऑक्सीजन होता है आपका, फिर एक होता है सिलिकॉन होता है, फिर एल्युमिनियम होता है, एग्जैक्टली मुझे क्वेश्चन याद नहीं है, ऐसे कुछ था। इसका रेशियो क्या होता है, तो ये ध्यान रखना, ये होता है 47%, ये होता है आपका 28%, ये होता है 8%, एग्जैक्टली ऐसे कुछ था। कि इसका ओवरऑल मतलब रेशियो पूछा था ओसियाल का, किस रेशियो में ओसियाल प्रेजेंट होता है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी क्रस्ट जो है ये मिलकर बना होता है सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम से, और ये बना होता है सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम से, सीमा से, और ये बना होता है ये सियाल, ये सीमा, और ये होता है नीफे, आयरन एंड निकल, ठीक है। अगला देखते हैं, इन 1873 हु पब्लिश द फर्स्ट फोटोग्राफ ऑफ नर्व टिश्यू स्टैंड विद द ब्लैक रिएक्शन टेक्निक डिस्क्राइबिंग अ होल नर्व सेल। 1873 में जिसने काले प्रतिक्रिया तकनीक से रंगे हुए तंत्रिका ऊतक की पहली तस्वीर प्रकाशित की, जिसमें पूरी तंत्रिका कोशिका का वर्णन किया गया? विलियम हार्वे, कैमिलियो गोल्जी, पॉल एरिच या गंटर मोबेल? इसने क्या था ऐसा, ऐसा जैसा भी था क्वेश्चन पढ़ लेना, इसका आंसर हो जाएगा कैमिलो गोल्जी ने, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड? डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड में क्या डिफरेंस है? डेबिट कार्ड विड्रॉ मनी डायरेक्टली फ्रॉम बैंक अकाउंट, सही बात है, वाइल क्रेडिट कार्ड अलाउ बोरोइंग अप टू अ सर्टेन लिमिट, ये भी सही बात है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, आगे बढ़ते ही नहीं है। व्हाट इज द डेस्टिनेशन ऑफ वाटर? देखो बेसिकली डेबिट कार्ड क्या होता है ना, आप लोग अगर डेबिट कार्ड नहीं जानते हो तो एटीएम कार्ड जिसको लोग बोलते हैं, वही डेबिट कार्ड, जो कि आपके अकाउंट से लिंक होता है। तो आपके अकाउंट में अगर 5,000 पैसा है तो आप क्या कर सकते हो, इस 5,000 पैसे को निकाल सकते हो। लेकिन क्रेडिट कार्ड क्या करता है, सिंपल टर्म में बता देता हूँ एक बार, क्रेडिट कार्ड क्या करता है कि मान लो आपके अकाउंट में 0 रुपया है, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, और क्रेडिट कार्ड का मान लो लिमिट होता है, ठीक है, सबके पास जो क्रेडिट कार्ड होता है उसका अलग अलग लिमिट है। मान लेट से कि आपके पास जो क्रेडिट कार्ड है उसका लिमिट 20,000 है, ठीक है।
तो अब क्या है कि आपके अकाउंट में 0 रुपया है, लेकिन फिर भी आप 20,000 तक का शॉपिंग 20,000 तक निकाल सकते हो। निकालने का मतलब सेंस यहाँ ये नहीं कि आप एटीएम से निकाल लो, हालांकि एटीएम से भी जाके निकाल सकते हो, लेकिन उसका अलग चार्ज लगता है। तो मतलब आपके पास 0 रुपया है फिलहाल अकाउंट में, लेकिन आपके पास अगर 20,000 का क्रेडिट लिमिट 20,000 क्रेडिट लिमिट का क्रेडिट कार्ड है, तो आप 20,000 रुपया तक इन्वेस्ट यानी खर्च कर सकते हो। ये इसका क्रेडिट कार्ड का ये अंतर होता है डेबिट कार्ड में। डेबिट कार्ड में क्या होता है, जितना आपके अकाउंट में होगा उतना ही निकलेगा। चलो, व्हाट इज द डेस्टिनेशन ऑफ द वाटर ड्रेन्ड ऑफ बाय द नाइल रिवर? नील नदी द्वारा निकला गया पानी किस स्थान पर जाता है? मेडिटेरेनियन सी, लेक विक्टोरिया, लेक आपका तंगन तंगानिका एंड इंडियन ओशियन। कहाँ जाता है जो नील रिवर से पानी निकलता है, वो जाता कहाँ को है? वो जाता है आपका भूमध्य सागर में, मेडिटेरेनियन सी में। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज हमको याद आ रहा था, इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चंस का मैं ऑर्डर लिख देता हूँ एक बार। ठीक है। क्वेश्चंस का ऑर्डर सबसे बड़ा होता है पैसिफिक ओशियन। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था इसीलिए। पैसिफिक ओशियन, फिर आपका अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक अटलांटिक ओशियन, ध्यान रखना कि ये जो होता है एस शेप में होता है। और फिर आपका इंडियन ओशियन एंड फिर एक आपका है सदर्न अटलांटिक ओशियन। ठीक है, ये होता है आपका, मैं ऐसे ले रखा हूँ, सदर्न सदर्न अटलांटिक ओशियन। और एक सबसे छोटा होता है आपका आर्कटिक ओशियन। सबसे बड़ा आपका इसको याद रख लो ऐसे पैसा से देखो। सबसे बड़ा पैसिफिक, फिर अटलांटिक, फिर इंडियन, फिर आपका सदर्न अटलांटिक, फिर आपका आर्कटिक। अच्छा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये अटलांटिक थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। और इसके अंदर ये जो है ना, ये बिजिएस्ट ओशियन में से आता है। सबसे बिजिएस्ट ओशियन जो है यही है, अटलांटिक ओशियन ही सबसे बिजिएस्ट है। और यहाँ पे सारगासो सी एक है, सारगासो सी करके कुछ है, इसमें कि आपका पाया जाता है ब्राउन एल्गे। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ब्राउन एल्गे कहाँ पाया जाता है, इसीलिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि एक सारगासो सी है जो कि आपका कहाँ पे पड़ता है, अटलांटिक ओशियन में पड़ता है, जो कि बिजिएस्ट ओशियन है। अगला देखते हैं, रानी, क्या लिखा हुआ है, रानी मचैया is a dance folk dancer who was awarded Padma Shri in 2023। रानी मचैया डैश का एक लोक नर्तकी है जिन्हें 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो रानी मचैया जी जो है, ये आपके उम्मतात उम्मतात के एक फोक डांसर है। ठीक है। और उम्मतात है कहाँ का? उम्मतात है आपका कुर्ग का। और कुर्ग कहाँ पड़ता है? कुर्ग पड़ता है आपका कर्नाटका में। कुर्ग आपका कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है। तो रानी मचैया जो है डांसर है, सॉरी फॉक डांसर है उम्मतात का। अच्छा, कर्नाटका का और कुछ कुछ हम लोग देख लेते हैं। कर्नाटका का देखना है, कर्नाटका का नहीं देखा, आगे में एक शायद क्वेश्चन है उससे। हम लोग अभी देख लेते हैं, ये लंबाडी। लंबाडी कहाँ का है? तो लंबाडी आपका आंध्र प्रदेश का है। ठीक है। ये फॉर आंध्र प्रदेश, अरुणाचल में। ठीक है। और आपका एक ढीमसा, ढीमसा भी आंध्र प्रदेश का ही है। तो शादी को इग्नोर मारते हैं कि वो उसमें थोड़ा सा अंतर है, हटाओ। Which group of musicians were awarded the Bharat Ratna from the following as of मई 2023? पंडित रविशंकर एंड पंडित भीमसेन जोशी। फर्स्ट आंसर ही सही है। इन्हीं दोनों को भारत रत्न मिला है 2023 के अकॉर्डिंग। ठीक है। सॉरी, एज ऑफ 2023 मतलब ये 2023 में नहीं, मतलब अभी तक जो है भारत रत्न किसको किसको मिला है? पंडित रविशंकर एंड पंडित भीमसेन जोशी। ये दोनों इसका आंसर सही हो जाएगा। थोड़ा सा गौर करते हैं हम लोग, पंडित रविशंकर थे। गौर करने से पहले हमें इंक का कलर चेंज कर देता हूँ। पंडित रविशंकर पे फोकस मारते हैं। आइए इसको जूम करके हम लोग इधर देखते हैं। ये थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये है एक सितार वादक, मतलब सितार बजाते हैं ये। और क्या इसके बारे में और हम लोग को क्या क्या जानना है? ये बनारस घराने से बिलोंग करते हैं, बनारस घराने से बिलोंग करते हैं। इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो है माई लाइफ माई म्यूजिक। क्या है? माई लाइफ माई म्यूजिक, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है। और इसको भारत रत्न मिला है, भारत रत्न। और इसको पद्म विभूषण मिला है। फिर
और फिर पद्म भूषण भी मिला है। ठीक है, तो भारत रत्न कब मिला है इसको? भारत रत्न मिला है 1999 में। पद्म विभूषण कब मिला है? ये मिला है आपको 1981 में। और पद्म भूषण कब मिला है? ये मिला है 1967। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मंदारिन इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच Mandarin is the official language of which neighboring country of India? मंदारिन भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है? श्रीलंका, चाइना, अफगानिस्तान या भूटान? मंदारिन जो है ये आपका ऑफिशियल लैंग्वेज है आपका चाइना का। अब देखो, अब जो है ना कैपिटल से क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, कैपिटल और करेंसी से क्वेश्चन नहीं आता है, बेसिकली आपका लैंग्वेज ही पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं श्रीलंका का। श्रीलंका का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? वो है आपका सिन्हाला, हालांकि यहाँ तमिल ही बोला जाता है। और अफगानिस्तान का देख लेते हैं। अफगानिस्तान का क्या है? आपको पाश्तो इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है, पाश्तो। एंड भूटान का ऑफिशियल लैंग्वेज है आपका जोंगखा, जोंग, ये स्पेलिंग है ना? हाँ बिल्कुल ये स्पेलिंग है, जोंगखा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इन अक्टूबर 2022 विराट कोहली बिकम द फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट हाउ मेनी रन्स इन T20 क्रिकेट हिस्ट्री? अक्टूबर 2022 में विराट कोहली T20 क्रिकेट इतिहास में कितने रन पूरे करने वाले पहले भारतीय बने? कितने रन पूरे किए थे इसने? इसने किए थे 11,000 रन। कितने? 11,000 रन पूरे किए थे। According to Sikh literature, the birth anniversary of Guru Nanak Dev is celebrated on the full moon day of the Indian lunar month. सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती भारतीय चंद्र मास के डैश पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। बेसिकली क्वेश्चन पूछा है कि जो है आपका गुरु नानक देव का जो जयंती मनाते हैं वो किस मंथ में मनाते हैं, और यहाँ मंथ का नाम जो है हिंदी में दे दिया है, तो कार्तिक मंथ में मनाते हैं। ठीक है, और हम लोग गुरु नानक देव जी के बारे में क्या क्या हम लोग ध्यान रख सकते हैं जो कि एग्जाम में आपका पूछा जाता है? गुरु नानक देव जी, इसके बारे में हम लोग ध्यान रखेंगे। सबसे पहले इनका जो बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था 15 अप्रैल को हुआ था। हालांकि एग्जैक्ट डेट याद नहीं रखना, आप यह भी याद रख सकते हो कब हुआ था, 15 अप्रैल 1469 में। और क्या, कहाँ पे? तलवंडी में। 15 अप्रैल 1469 को तलवंडी में हुआ था। और ये पहले सिख गुरु हैं, फर्स्ट सिख गुरु है। और इधर जैसे ने पूछा था गुरु गोविंद सिंह के बारे में, तो हम लोग देख लेते हैं। गुरु गोविंद सिंह, इसके बारे में क्या कहा? ये अपना जो है अपना 10th है, और 10th या लास्ट सिख गुरु है। और इसने खालसा पंथ बनाया था, खालसा पंथ। खालसा पंथ का निर्माण इसी ने किया था। एक है आपका अकाल तख्त करके नाम है, अकाल तख्त या तख्त है वो पता नहीं, इंग्लिश में टी, इंग्लिश में से लिखा गया था AAKAL TAKT, जो भी है इसको पढ़ो आप। अकाल तख्त करके है, जिसका कि फॉर्मेशन किया गया था 1606 में। इसको बनाया गया था, किसने बनाया था? गुरु हरगोविंद सिंह ने। गुरु हरगोविंद, गुरु हरगोविंद सिंह जी ने इसको बनाया था, जो कि आपके छठे गुरु हैं। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन। यक्षगान इज अ फोक डांस दैट बिलोंग टू द स्टेट ऑफ। यक्षगान एक लोक नृत्य है जो डैश राज्य का है, कर्नाटक का है। अब कर्नाटक का हम लोग कुछ कुछ देख लेते हैं, तो कर्नाटक का और कौन कौन सा है आपका। ठीक है, तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कर्नाटक में। एक है आपका डोलू, पूछ रहा है देखो, डोलू या ना डोलू। कुनीथा, डोलू हो गया, कुनीथा हो गया, फिर आपका वीर गासे, और क्या एक आपका बिला लता करके है ना, हाँ, बिला लता। और एक है आपका क्या था, और एक बैलाटा। यही था बैलाटा। और भी एक दो है, हालांकि इंपॉर्टेंट इतने ही है, इतने ही याद रखो।
ये कहाँ के हैं? ये है आपका कर्नाटक का। बाकी सबसे इम्पोर्टेंट यक्षगान है, जो कि पूछ ही लिया है क्वेश्चन। सबसे ज्यादा तो यही पूछा था यक्षगान के बारे में। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेल ऑफ कमलेश्वर वाज अवॉर्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड इन 2003। अच्छा, लाइक कर देना, ऐसे याद आ गया तो बोल दिया। कमलेश्वर के निम्नलिखित उपन्यासों में से किसे 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, बताओ। इसी को, कितने पाकिस्तान को ही साहित्य अकादमी अवार्ड, क्या मैं बोल रहा हूँ, अवार्डेड साहित्य अकादमी अवार्ड इन 2003। कितने पाकिस्तान करके जो है नोवेल, जो कि कमलेश्वर के द्वारा लिखा गया है, इसी को साहित्य अकादमी अवार्ड 2003 से सम्मानित किया गया था। चलिए अगला देखते हैं, क्या देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज सांगपो? सांगपो किसको बोलते हैं? गंगा, गोदक, गंडक, कावेरी या ब्रह्मपुत्र? आंसर सही होगा ब्रह्मपुत्र। थोड़ा ब्रह्मपुत्र के बारे में देख लेते हैं। इनका कुछ कुछ ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी, इनके कुछ कुछ ट्रिब्यूटरीज को देख लेते हैं। कुछ कुछ क्या, जो जो एग्जाम में आते हैं सभी को देख लेते हैं। एक है आपका दिहांग, दिबांग, लोहित, और एक का धनसरी, एक है आपका सुबनसिरी। ये सब ट्रिब्यूटरीज हैं। और इसके बारे में क्या पूछा जाता है? ट्रिब्यूटरी मतलब होता है सहायक नदियां। अगर आपको नहीं पता हो, पूरा पूरा हिंदी वाला अगर हो तो, जैसे कि आप लोग सीरियल एमटीएस का कर रहे हो तो इतना हिंदी तो नहीं पता होगा आपको, इंग्लिश जानते होंगे। बाकी चलो ठीक है, सहायक नदियां। और इसका जो ये निकलता है ना, ये निकलता है आपका चेमा युग डुंग, चेमा युग डुग, चेमा युग डुंग ग्लेशियर से, या फिर इसको ऑप्शन में मिल जाएगा आपका आंगसी ग्लेशियर, आंगसी ग्लेशियर से। और क्या, अगर ये भी नहीं मिला तो आपको मिलेगा लेक मानसरोवर, मानसरोवर झील से, लेक मानसरोवर। और इसके बारे में क्या है, चलो हम लोग उसको थोड़ा सा हम लोग सदर्न ये साउथ का स्टेट बना लेते हैं। इधर सॉरी, साउथ का मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये अरुणाचल प्रदेश टाइप की इधर है। तो यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे आपका इंटर करता है, तिब्बत से जाता है ना, तो यहाँ से जैसे इंटर करता है तो इसको बोलते हैं नामच बरुआ, नामच बरुआ। उसके बाद थोड़ा नीचे आता है तो इसको इस जगह हम लोग बोलते हैं सियांग, फिर इस जगह बोलते हैं दिहांग, फिर एक जगह यहाँ पे आपका है, जगह का नाम क्या है, दुबरी। पूछा था जगह का नाम भी, पूछा था कि दुबरी में इसको क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे आके बोलने लगते हैं इसको ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्र। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे आके आता है आपका, इधर से गंगा आता है और इसके साथ मिल जाता है, सॉरी सॉरी, गंगा वाला बात, गंगा वाला बात बाद में, इसको इस जगह बोलते हैं जमुना। एंड जैसे इसमें गंगा मिलता है उसको बोलने लगते हैं मेघना। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, ब्रह्मपुत्र। चलिए अगला देखते हैं। व्हाट इज द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द स्पोर्ट ऑफ स्विमिंग? निम्नलिखित में से तैराकी कैसे संबंधित नहीं है? बैक स्ट्रोक, और ब्रेस्ट स्ट्रोक, फ्री स्टाइल या पेनल्टी कॉर्नर? कौन सा है जो कि स्विमिंग से संबंधित नहीं है? वो है आपका बैक स्ट्रोक। बैक स्ट्रोक जो है स्विमिंग से संबंधित नहीं है। अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट वाज फाउंडेड बाय एम जी रानाडे एंड जी वी जोशी? निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना एम जी रानाडे और जी वी जोशी जी ने की थी? द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, या पूना सार्वजनिक सभा, अभिनव भारत, या द इंडियन नेशनल कांग्रेस? इसको कैसे आता हूँ, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा जो है ये फाउंड किया गया था एम जी राना डे एंड जी वी जोशी के द्वारा। थोड़ा इसलिए कर लेते हैं, लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2022 हैज इंक्लूड नारी कोरवन एंड पूरी वक्करन कम्युनिटीज इन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स ऑफ विच स्टेट?
संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 ने नरी कोरवन और करी विकरण समुदायों को किस राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया है? बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका तमिलनाडु होता है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन। On 15th August 1947, the first Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru, raised the Indian national flag above the dash of Red Fort in Delhi. 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किले के डैश के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया। दिल्ली गेट, कश्मीरी गेट, लाहौरी गेट या अजमेरी गेट। तो बेसिकली किस गेट के ऊपर आपका झंडा फहराया गया था? वो आपका फहराया गया था लाहौरी गेट के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का कंप्लीट होता है 25 क्वेश्चन। आप लोग बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा। बाकी आपने अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना। चैनल पर नए हो या पहली बार आए हो या फिर सब आते रहते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ठीक है, पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए क्लास हो जाता है लंबा, कोई बात नहीं, होने दो, लेकिन कंटेंट अब ऐसा ही मिलेगा, एकदम ताबड़तोड़। ठीक है, मिलते हैं कल आपसे।